कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रोनाउन के पार्ट 1 में पहले भाग को कवर कर लिया था। आज हम यूजेज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पार्ट 2 को देखेंगे। दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इसे शुरू करते हैं। यूजेज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब वाक्य में स्वयं खुद को अपने आप जैसे शब्द का प्रयोग हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे द पुअर मैन पोजिशन्ड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। यहाँ पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, क्योंकि इसमें खुद को ही इसमें डिनोट किया गया है। ये खुद ही इसका मीन्स है हिमसेल्फ का। इसमें नाउ वी विल सी रूल फर्स्ट। व्हाट इज रूल फर्स्ट? एक्विट प्रशंसाजनक व्यवहार करना, अवेल लाभ उठाना, रिकंसाइल बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, एम्यूज मनोरंजन करना, रिजाइन हथियार डाल देना, बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, एवेंज बदला लेना, एक्सेट काफ़ी मेहनत करना, अप्लाई ध्यान देना, एडेप्ट ढालना, एडजस्ट मीन्स होता है समायोजित करना, प्राइड मीन्स गर्व करना, एब्सेंट कहीं से गायब रहने वाला, एंजॉय मीन्स होता है आनंद उठाना। के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। इसके बाद क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। आर यू गेटिंग? चलिए ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये कैसे होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट इज द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। यहाँ पर ये एक्विट है और यहाँ पर ये देमसेल्व्स का यूज हुआ है, यानी स्वयं खुद। आर यू गेटिंग? तो दोस्तों ये जैसे ये शब्द है तो इसे मैं याद करने की आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अच्छी सी ट्रिक। कि जैसे दोस्तों ये एक्विट है, इसमें देमसेल्व्स लगेगा, तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? इसमें मीन्स होता है खुद को, यानी कि जो काम हम खुद ही कर सकते हैं, यानी कि दूसरा उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता है। वहां पर होता है इन शब्दों का, इस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे ये दोस्तों ये बात ये झूठ भी हो सकती है, बट मैं एक आपको ट्रिक के तहत आपको बता रहा हूं। आर यू गेटिंग? जैसे एक्विट है प्रशंसाजनक व्यवहार करना। ये दोस्तों जैसे हम अपनी प्रशंसा के लिए व्यवहार करेंगे, हमें खुद ही तो करना है ना, कोई दूसरा तो करेगा नहीं हमारे लिए प्रशंसाजनक व्यवहार। जैसे है एबेल लाभ उठाना, किसी चीज से हम लाभ उठाएंगे तो खुद ही उठाएंगे ना। नेक्स्ट इज रिकंसाइल बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना। तो जैसे कोई स्वीकार करने की बात होती है तो हम खुद ही स्वीकार करते हैं, दूसरा तो उसमें कोई इंटरफेयर करता नहीं है। आर यू गेटिंग? इस तरह से दोस्तों हम इसे तैयार कर लेंगे। अगर दोस्तों इसकी हम 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें हमें कोई भी, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इंजॉय मीन्स होता है आनंद उठाना या आनंद लेना। तो क्या आनंद हम खुद ही लेते हैं या कोई दूसरा हमें आनंद दिलवाता है, मजे दिलवाता है? हमें खुद ही मजा आता है। आर यू गेटिंग? जैसे होता है एम्यूज मनोरंजन करना, जब हम चाहेंगे हमारा मनोरंजन तभी होगा ना। इस तरह से हम ये सारे वर्ड को कनेक्ट कर लेंगे। आर यू गेटिंग? ये एग्जाम्पल है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी हैज रिकंसाइल्ड हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। इसमें रिकंसाइल मीन्स होता है हथियार डाल देना, उसने हथियार डाल दिए, यानी कि जब उसने खुद चाहा होगा तभी तो हथियार डाले होंगे ना। इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स
exert themselves a lot at the time of examination। exert मीन्स होता है मेहनत करना। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी एग्जाम के टाइम पर ही अत्यधिक मेहनत करते हैं। तो मेहनत कोई दूसरा करवाएगा या वे खुद ही करेंगे? वे खुद ही करेंगे ना दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर themselves लगा है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4, you will have to apply yourself to this task wholeheartedly, यानी अप्लाई करेंगे, खुद ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। यहाँ पर प्राइड के बाद में माई सेल्फ का यूज हुआ है, यानी गर्व करते हैं, खुद ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं करवाता है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू शुड अवेल योर सेल्फ इन दिस अपॉर्चुनिटी। ये नेक्स्ट ये नोट दिया हुआ है, नोट में देखेंगे हम कि नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में है कि नीचे दिए गए वाक्यों को देखें। नंबर फर्स्ट इज दे एंजॉयड द पार्टी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया। एंड द नेक्स्ट इज दे एंजॉयड ड्यूरिंग द वैकेशन। देन सेल्फ का प्रयोग एंजॉयड के बाद करें। आर यू गेटिंग? देम सेल्फ का प्रयोग होता है एंजॉय के बाद होता है, यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंजॉय किया ड्यूरिंग वैकेशन, वैकेशन के दौरान, और खुद ही किया, इसलिए यहां पर देम सेल्फ लगेगा। द नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन न लगाएं, परंतु अगर ऑब्जेक्ट का यूज उल्लेख नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। आर यू गेटिंग दोस्तों? अगर ये हमें क्या दे दिया, ये है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए यहां पर देम सेल्फ की आवश्यकता नहीं है। और जब ये ऊपर ये नहीं था, एक्विटेड के बाद में यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था कोई, तो यहां पर ये देम सेल्फ हमें लगाना होता था। और यहां पर ये पार्टी ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यहां पर देम सेल्फ की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नोट, इसमें नोट दिया हुआ है। नोट क्या कहता है? ही वाज एब्सेंट। नेक्स्ट इज ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। इसमें ये क्यों हुआ है इस तरह से? ये नीचे दिया हुआ है कि अगर एब्सेंट का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। देखो यहां पर ये एब्सेंट, यहां पर ये वर्ब नहीं थी ना, यहां पर ये बाज है वर्ब, बट यहां पर एब्सेंट को वर्ब बना दिया, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, परंतु यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि ये यहां पर ऑब्जेक्ट का काम करता है। आर यू गेटिंग? ये लिंक करने का काम करता है। नेक्स्ट रूल इज कीप, ये वर्ड दिए हुए हैं, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, वाथ, मूव, रेस्ट एवं हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ये ऐसे वर्ड हैं दोस्तों, इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड वॉयज, योर सेल्फ हटा देंगे, योर सेल्फ का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। आर यू गेटिंग? क्यों? क्योंकि यहां पर कीप दिया हुआ है, कीप लगा हुआ है। नेक्स्ट इज ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। यहां पर हाइड, यहां पर ये हाइड है ना, ये हेड, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, तो यहां से हिमसेल्फ ये कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हाइड के बाद में हिमसेल्फ नहीं लगाते हैं। और इसे याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है दोस्तों? इसे याद करने का एक तरीका हो सकता है कि कीप मीन्स होता है रखना, रखते हैं। यू शुड कीप योर सेल्फ,
अवे फ्रॉम बैड बॉयज, यानी कि अपने आप को बुरे लड़कों से दूर रखो। तो यानी कि दूर रखने का काम हम स्वयं ही अपने आप ही कर लेते हैं ना, तो इसलिए ये एक ट्रिक के तहत मैं बता रहा हूं। तो इसलिए यहां पर हिमसेल्फ की या योर सेल्फ की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इज ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, यानी कि जब हम छुपते हैं तो हम खुद ही छुपते हैं, हाँ, उसमें हमें हिमसेल्फ की आवश्यकता नहीं है। आर यू गेटिंग? ये केवल एक ट्रिक है दोस्तों, इसे आप कभी आप ये सोचें कि ये मैं ये क्या बता दिया सर ने। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट रूल इज सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पहले संबंधित नाउन प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। जैसे माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, माई सेल्फ के स्थान पर आई एम का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पहले इससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, तभी तो अगर यहां पर आई होगा, है ना, आर यू गेटिंग, तो तब हमें यहां पर माई सेल्फ लगता, बट यहां पर आई वगैरह कुछ प्रोनाउन वगैरह तो दिए नहीं है कि किसके लिए आया है, तो इसलिए ये यहां पर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल इज योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। योर सेल्फ के स्थान पर यू का प्रयोग करें और माई सेल्फ के स्थान पर आई एम का प्रयोग करें। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। यहां पर ये माई सेल्फ ही ठीक है क्योंकि माई सेल्फ ये आई के लिए आ गया दोस्तों। नेक्स्ट इज रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। माई सेल्फ के स्थान पर मी का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि ये फोर क्या है, ये दोस्तों ये रूल आगे आएगा, ये हमें जब हम फंक्शन पढ़ेंगे सेंटेंस के कि कहां पर क्या होता है तब ये आएगा, बट यहां पर मी का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन होती है अपने बाद में ऑब्जेक्टिव ये नाउन लेती है। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का क्या यूज होता है? रूल फर्स्ट ए आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। आर यू गेटिंग? जैसे आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नोटी, तो तीन के लिए नहीं होता है, कोई दो में से एक अगर हमें निकालना हो तब होता है। जैसे आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, तो यहाँ पर दो में से किसी एक को निकालना है तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग होता है। नोट, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी या वन का प्रयोग होता है। जैसे परंतु अगर दो होंगे तो आइदर ऑफ का प्रयोग होगा, इसमें से एक निकालना हो या लेना हो। बट अगर ये दो से अधिक होंगे तो किसका यूज होगा? या तो होगा एनी, आर यू गेटिंग, या होगा वन का प्रयोग होगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नोटी। तीन फ्रेंड में से एक कैसा है? शरारती है। तो तीन में से एक निकाला है तो किसका यूज करेंगे? वन या एनी का। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। यानी कि दो चीजें हैं, दोनों में से कोई भी नहीं लेनी है तो किसका प्रयोग होगा? नाइदर का प्रयोग होगा। जैसे नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, यानी कि दोनों लड़कियों में से कोई भी एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। नोट, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग होता है। वहां पर किसका प्रयोग हुआ था? एनी या वन का। यहां पर किसका प्रयोग होता है? नन का। कि जैसे नाइदर ऑफ फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ये गलत है। सही क्या होगा? सही ये होगा नन ऑफ
हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। यहाँ पर ये 4 में से एक का प्रयोग करना है ना, तो नन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का कैसे होता है? ईच अदर तथा वन अनोदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। यह पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर 2 होंगे तो वहां पर लगेगा ईच अदर, और 2 से अधिक होंगे तो लगेगा वन अनोदर। ये रूल में ये हमें बताएंगे, रूल में हम पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट, ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनोदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोक्ड वन अनोदर। वन अनोदर को ईच अदर में परिवर्तित करें। क्यों करेंगे ईच अदर में परिवर्तित? क्योंकि नीज मीन्स होता है घुटने, नीज मीन्स होता है घुटने। और घुटने दोस्तों कितने होते हैं? घुटने कितने होते हैं? घुटने होते हैं 2 घुटने होते हैं। आर यू गेटिंग? तो जब 2 के लिए किसका यूज होता है? ईच अदर का प्रयोग होता है। तो यहां पर घुटने 2 हैं तो किसका प्रयोग होगा? ईच अदर का, ना कि वन अनोदर का। नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ये 12 है, वेड ईच अदर गुड बाय। ईच अदर को वन अनोदर में परिवर्तित करें। क्यों करेंगे वन अनोदर में? क्योंकि क्या 2 स्टूडेंट पढ़ते होंगे इंटरमीडिएट में? क्या 2 स्टूडेंट पढ़ते होंगे? नहीं ना, 2 से अधिक होंगे। और 2 से अधिक के लिए किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है 2 से अधिक के लिए? इसमें प्रयोग होता है वन अनोदर का, 2 से अधिक के लिए। ये रहा वन अनोदर। नेक्स्ट इज यूज ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये देखेंगे हम, वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डिमोन्स्ट्रेट संकेतित प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कोई शब्द ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि वो चीज कहाँ है ना, इसे बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि इशारा करती है। जैसे दिस, दैट, यह, वह, दीज, दोज, सच, द सेम। इनका प्रयोग जब नाउन्स के पहले होता है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, परंतु जब इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव में ही पढ़ेंगे दोस्तों, ये इसकी फुल डिटेल हम, क्योंकि नाउन के पहले, नाउन के बिना एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हो सकता है, केवल लिंकिंग में होता है, केवल एक अलग, उसमें भी नाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है, बिना नाउन के तो एडजेक्टिव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये हम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे जब हम एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रूल फर्स्ट, हमारा क्या कहता है? दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दीज का प्रयोग समीप की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जैसे हम पास की वस्तु को डिनोट करना है, बताना है कि यह है या ये, तो एक वस्तु के लिए दिस और अधिक वस्तुओं के लिए दीज। जैसे दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर नाउन का, दिस के लिए। और दीज आर कैट्स, इस दीज, ये कई सारी हैं, एक से अधिक है, तो यहां पर होगा प्लूरल नाउन, यानी कि कैट्स का प्रयोग एस लग जाएगा। नेक्स्ट इज रूल सेकंड। रूल सेकंड में क्या है दोस्तों? रूल सेकंड कहता है दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए होता है। अगर जैसे हम दूर की वस्तु डिनोट करनी है तो एक वस्तु है तो लगेगा दैट, और एक से अधिक है तो किसका प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे
दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। तो यहाँ पर ये दैट है तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। और यहाँ पर दोज है तो एक से अधिक किताबें होंगी, दोज आर बुक्स, प्लूरल नाउन का। जैसे होता है सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, तथा प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। आर यू गेटिंग? यहां पर क्लाइमेट की तुलना किससे होगी? क्लाइमेट की क्लाइमेट से होगी। आर यू गेटिंग? तो या तो यहां पर दैट ऑफ लगा दो या द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, ये लग जाएगा। आर यू गेटिंग? और एक से अधिक है, जैसे ये है द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। आर यू गेटिंग? तो ये एक से अधिक है तो यहां पर दोज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल इज रूल 5। रूल 5 में क्या है दोस्तों? किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग होता है, न कि वंस का। आर यू गेटिंग? ये प्रयोग होता है वंस का, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। जैसे दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। यहां पर दिस के लिए किसका प्रयोग होगा? वन का। परंतु यहां पर दीज है, एक से अधिक है तो यहां पर वंस का प्रयोग होगा। दो दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। नेक्स्ट इज यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है दोस्तों? वे प्रोनाउंस जो जोड़ने का कार्य करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु, बिच, दैट, व्हाट, वाई इत्यादि। दोस्तों ये होते हैं क्वेश्चन मार्क होते ना, है ना ये शब्द, परंतु ये सेंटेंस पहले आते हैं तो ये तो होते हैं प्रश्नवाचक, सर्वनाम या प्रश्न, क्वेश्चन प्रोनाउन। परंतु जब ये बीच में आते हैं सेंटेंस के तो ये क्या हो जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ये है दोस्तों, एक सेंटेंस है हमारा कि वी मेट वीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो यहां पर बीना के लिए क्या आया है? हु आया है। आर यू गेटिंग? तो दोस्तों इसने क्या कर दिया? इसने रिलेट का काम किया है, यहां पर रिलेशन बता दिया बीना का किससे? आई मेट वीना, मैं बीना से मिला। हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से लौट रही थी। नेक्स्ट इज रूल फर्स्ट। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर, वह लड़का जो यहां आया एक खिलाड़ी है। तो यहां पर यह किसका काम कर रहा है? सबऑर्डिनेट क्लाउज का। यह सब्जेक्ट के रूप में यहां पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट इज रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या कहता है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउंस हुम, विच, दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लाउज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और उनका प्रयोग कैसे हो रहा था दोस्तों? सब्जेक्ट के रूप में। आर यू गेटिंग? परंतु इसका वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे आई हैव ए सन, मेरे पास एक बेटा है। हुम आई लव वेरी मच, जिसको मैं बहुत अधिक प्यार करता हूं। तो ये यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया किसका? वर्ब का। नेक्स्ट इज रूल थर्ड। रूल थर्ड क्या है दोस्तों? अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस दैट का प्रयोग होता है। जैसे द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। तो यहां पर ये सजीव है और
सॉरी सजीव तो सॉरी दोनों हैं, परंतु एक मनुष्य है एक जानवर है, तो इसके लिए दैट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इज रूल 4, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री ये है, इसके बाद किसका प्रयोग होगा दोस्तों? दैट का प्रयोग। नेक्स्ट इज रूल 5, आल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु दैट का प्रयोग होता है, न कि हुम विच का। जैसे ऑल हु या दैट लगाएंगे यहां पर, आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, यहां पर किसका प्रयोग नहीं होगा दोस्तों? हुम या विच का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। नेक्स्ट इज रूल 6, रूल 6 में क्या है दोस्तों? ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग होता है, हु हुम बीच का नहीं, परंतु इसका प्रयोग अगर वस्तु के लिए हो तो दैट का प्रयोग होता है, हु हुम बीच का नहीं होता है। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, गोल्ड ग्लिटर्स में होता है चमकीली चीजें, सभी चमकीली चीजें सोना नहीं होती हैं। नोट, ऑल अनकाउंटेबल नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज जैसे है ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंड, पैसा जो मैंने उसे दिया सभी खर्च हो गया। नेक्स्ट इज रूल 7, एवरीथिंग नथिंग द ओनली एनी ऑल एवरीवन नन नो नोबॉडी मच लिटिल द सेम द फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। नेक्स्ट इज दिस इज द ओनली पेन दैट आई वॉट यस्टरडे, यह केवल वह पेन है जो मैंने कल खरीदा। नेक्स्ट इज माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। नेक्स्ट इज रूल 8, रूल 8 क्या कहता है दोस्तों? वर्ब को के स्पष्ट रहने पर द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, यह सेम व्यक्ति है जिसने मुझे धोखा दिया। डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है दोस्तों? वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच इत्यादि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, परंतु अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे रूल 1 है, ABC को ध्यान से देखें, हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। जैसे हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, और हुम का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। जैसे हुम हैज इनवाइटेड, तुमने किसको इनवाइट किया। नेक्स्ट इज हुज का प्रयोग मालिक का पता लगाने के लिए होता है। हुज बुक इज दिस, यह किसकी बुक है, यह किसकी किताब है। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज रूल 2, रूल 2 क्या कहता है दोस्तों? प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशन के बाद में हु नहीं लेते हैं दोस्तों, केवल क्या लेते हैं? हुम लेते हैं प्रीपोजिशन के बाद। जैसे बाय हुम वाज द रामायण रिटन, किसके रामायण किसके द्वारा लिखी गई, यहां पर हु नहीं लेंगे, हु नहीं लेंगे दोस्तों, यहां पर किसका यूज होगा? ये प्रीपोजिशन तो है तो यहां पर हु का हुम का प्रयोग होगा। जैसे नोट, लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने होने पर हु का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। वह प्रचलित है, जैसे यह प्रचलित है, सॉरी। जैसे हु वाज द रामायण रिटन बाई, रामायण किसके द्वारा लिखी गई। अंतर देखें, हु आर यू। आर यू गेटिंग? सेकेंड इज आई डोंट नो हु
आर यू, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। ये गलत है दोस्तों। ये कैसे होगा? आई डोंट नो हु यू आर, तुम कौन हो। जब रिलेट करते हैं दोस्तों तो वर्ब नहीं, पहले आता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है। ये एरर के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कंसेप्ट। नेक्स्ट इज रूल थर्ड। रूल थर्ड में क्या है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना हो, बीच का प्रयोग होगा। जैसे हु इज योर ब्रोदर इन द क्राउड, भीड़ में तुम्हारा भाई कौन है। बट यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर चयन करना है तो बीच का प्रयोग होगा। जैसे है हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं होगा, बीच का होगा, क्योंकि सर्वेंट को यहाँ पर चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के में WH फैमिली के बाद टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म लगाएं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वाक्य एक में देखें, अगर WH फैमिली दो वाक्यों को जोड़ रहा हो यानी रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद टेंस का एसेटिव फॉर्म का प्रयोग करें, यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। आर यू गेटिंग? ये दिया हुआ है दोस्तों। जैसे है रूल 4। रूल 4 में क्या है दोस्तों? हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं होता है। हुज का प्रयोग किसके लिए होता है? हुज बुक इज दिस, यानी कि यह किसकी किताब है, तो इसका प्रयोग, हुज का प्रयोग होता है सजीव वस्तु, सजीव के लिए। नेक्स्ट इज दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? किसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए करेंगे हम बीच का प्रयोग। आर यू गेटिंग? क्योंकि ये हमें चूज करना है। सॉरी माफी मांगना चाहता हूँ। ये फ्लाई ओवर के लिए का क्या होता है? इनॉग्रेशन, यानी कि इसमें समारोह के लिए किसका प्रयोग होगा? फ्लाई ओवर। ये निर्जीव होता है तो इसके लिए होता है बीच का प्रयोग। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज प्रोनाउन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों आज के सेशन में बस केवल इतना ही दोस्तों। ये जो हमारा है प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे दोस्तों मुझे कृपया बताएं कि ये हमारा सेशन कैसा रहा। दोस्तों आप मुझे जब तक नहीं बताएंगे तो दोस्तों मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेशन कैसा था। आर यू गेटिंग? दोस्तों अगर जैसे कोई बात समझ में नहीं आती है या किसी चीज़ में डाउट है तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये थोड़े से ये प्रोनाउन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हम नेक्स्ट ये थोड़ा सा रह गया है, फिर इसके बाद में हम एरर लगाएंगे। आर यू गेटिंग? दोस्तों आज की क्लास में बस केवल इतना ही। थैंक यू।